क्वेश्चन नंबर 2, एक के बाद एक इंफॉर्मेशन रीड करके उसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। DCM लिमिटेड हैड एन एनुअल सेल 50,000 यूनिट्स 100 पर यूनिट। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में गिवन में 50 वीक्स इन अ ईयर भी दिया हुआ है, और जो टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पीरियड, लैग पीरियड वीक्स में ही दिया हुआ है। तो इसे कंसीडर करते वक्त हम लोगों को कॉस्ट स्ट्रक्चर वीकली जो प्रिपेयर करना है वही वीकली यहां पर हर एक यूनिट्स के लिए, हर एक सेल्स बजटेड यूनिट्स वीकली कन्वर्ट करने होंगे। तो टोटल यूनिट्स जो हमारे हैं उन टोटल यूनिट्स के बेसिस पे हम लोग वीकली यूनिट कंसीडर कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला है प्रोडक्शन इन यूनिट्स पर एनम, जो कि एनुअल सेल दिया हुआ है, राइट, या सेल्स इन यूनिट्स। प्रोडक्शन की जगह पे यहां पे हम लोग सेल्स भी यूज कर सकते हैं। सेल्स इन यूनिट्स पर एनम वो है हमारा 50,000 यूनिट्स डिवाइडेड बाय टोटल वीक इन अ ईयर। अल्टीमेटली 1,000 यूनिट्स पर वीक वहां पे सेल करने हैं हम। ये हमारा स्टैंडर्ड है। अगर इसे अमाउंट में हम लोगों को कंसीडर करना होगा तो अमाउंट के लिए फॉर्मूला यहां पर ऊपर दिया हुआ है। सेल्स इन अमाउंट फाइंड आउट करने, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड थ्रू आउट द ईयर, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड थ्रू आउट द ईयर। यहां पर हम लोग पर एनम कैलकुलेट करते हैं अगर, तो किस तरह से कैलकुलेट होगा? पर एनम के लिए नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं? 50,000 इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी दी हुई है? ₹100 पर यूनिट, ₹100 per unit. So the value will be 50,000 into 100, that is rupees 50 lakh. Rupees 50 lakh will be the total sales amount. Okay. अब वीकली कॉस्ट स्ट्रक्चर हम लोग कैलकुलेट करेंगे। वीकली कॉस्ट स्ट्रक्चर क्वेश्चन में दिए हुए अलग अलग एलिमेंट्स के लिए रॉ मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, कॉस्ट पर यूनिट, प्रॉफिट पर यूनिट और सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिए हुए हैं। इनके जो रेट दिए हुए हैं वो रेट हम लोग एज इट इज यहां पर लिख सकते हैं। हर एक आइटम एक के नीचे एक लिख कर जो हमारा कॉस्ट स्ट्रक्चर है वो हम लोग रेडी करेंगे। रॉ मटेरियल के लिए और बाकी सभी के लिए जो वैल्यूज होंगी या यूनिट्स होंगे वो यूनिट्स पर वीक, वीकली कॉस्ट स्ट्रक्चर रेडी करना है तो पर वीक यूनिट हम लोग यहां पर कंसीडर करेंगे 1000, जो हम लोगों ने ऊपर की लेवल में कैलकुलेट करके रखा है, और उन्हीं को हम लोग यहां पर भी इस्तेमाल करेंगे। रेट के लिए कैलकुलेशन करने के लिए, रेट का कैलकुलेशन करने के लिए हमें सिंपली क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन करना है। रेट तो गिवन है, अमाउंट कैलकुलेशन करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करना है हमें इस यूनिट्स को उनके रेट के साथ, रेस्पेक्टिव यूनिट रेट के साथ। रॉ मटेरियल का रेट है 30, लेबर है 10, ओवरहेड्स है 20। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम लोग टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट जो थी वो 60, प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो 40, और फाइनल है हमारी सेलिंग प्राइस दैट इज 100 रुपीज, जो हमें पहले भी दी हुई है सेलिंग प्राइस पर यूनिट। इसके बेसिस पे हमें इंडिविजुअल रेट तो मिल गए। ये रेट्स कहां पे यूज करने? फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इन्वेंट्री एंड अदर एलिमेंट्स इन द स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। Once the cost structure is ready, the next step is WIP rate. WIP का रेट कैलकुलेट करने के लिए मेथड 1 यूज करेंगे हम लोग। जब कुछ भी इंस्ट्रक्शन क्वेश्चन में नहीं दिए है स्पेसिफिकली, तो रॉ मटेरियल 100%, जो टोटल रॉ मटेरियल है वो एज इट इज हम लोग कंसीडर करेंगे। तो टोटल रॉ मटेरियल की वैल्यू कितनी है? रॉ मटेरियल के लिए यहां पर वैल्यू है 30,000 रुपीज। सेकेंड, रॉ मटेरियल की वैल्यू है 30,000 रुपीज प्लस लेबर और ओवरहेड्स इनका 50%,
सो डायरेक्ट लेबर जो 10,000 है वो 10,000 के हाफ मतलब 5,000 प्लस ओवरहेड्स जो है हमारे वो कितने हैं 20,000। उन 20,000 के हाफ कितने होंगे 10,000। सो द अल्टीमेट अमाउंट विल बी, ultimate rate will be for WIP is 45,000, 30 plus 10 plus 5,000। ओके, सभी रेट कैलकुलेट होने के बाद हमें स्टेटमेंट ऑफ एवरेज वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट अब प्रिपेयर करना है, जिसके लिए टेबल में हम लोगों ने कुछ कॉलम्स प्रिपेयर किए, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, कैलकुलेशन के लिए कुछ और अमाउंट। कैलकुलेशन कंसीडर करते वक्त हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला यूज करेंगे पीरियड इनटू अमाउंट। अमाउंट जो अभी हम लोगों ने ऊपर की लेवल में कैलकुलेट करके रखी है वो यूज करेंगे इंडिविजुअल रेस्पेक्टिव आइटम्स के लिए, और पीरियड जो क्वेश्चन में दिया होगा वो पीरियड यहाँ पर यूज करेंगे। तो एक के बाद एक सभी आइटम्स के लिए हम लोग अब कैलकुलेट करते हैं। पहले आते हैं इन्वेंट्री, जो कि करंट असेट से रिलेटेड सभी आइटम्स हम लोग ट्रीट करेंगे। उसमें से आने वाला पहला इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में आने वाले 3 आइटम्स, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। तो रॉ मटेरियल के लिए जो होल्डिंग पीरियड है वो क्वेश्चन में कितना दिया है, तो चलो आके इंफॉर्मेशन में देखते हैं। The company has the practice of storing raw material for 4 weeks। कितने हफ्तों के लिए 4 हफ्तों के लिए 4 weeks। दूसरा कौन सा है फिनिश गुड्स। The wages and other expenses are paid after 2 lakhs of 2 weeks। For the debtors के लिए कुछ दिया हुआ है, सप्लायर्स के लिए दिया है, फिनिश गुड्स के लिए आया फिनिश गुड्स इन्वेंट्री इज मेंटेन्ड फॉर 4 weeks। फिनिश गुड भी 4 हफ्तों के लिए। एंड प्रोसेसिंग टाइम, प्रोसेसिंग टाइम जो है वो कितना है, तो 2 weeks का दिया हुआ है, दैट इज WIP के लिए। ये 3 पीरियड हमारे इन्वेंट्री के दिए हुए हैं। इन इन्वेंट्रीज के पीरियड के लिए रेस्पेक्टिव अमाउंट जो हम लोगों ने पहले ही कैलकुलेट करके रखी है उससे हम लोग अब यूज करेंगे। रॉ मटेरियल के लिए, फिनिश गुड्स के लिए, डेटर्स के लिए और क्रेडिटर्स के लिए कहाँ से यूज करना है वो हम लोगों ने यहाँ पे साइड में नोट डाउन करके रखा था। तो रॉ मटेरियल के लिए वैल्यू आएगी 30,000 रुपीज और 30,000 इंटू 4, 30,000 एक हफ्ते के लिए, तो 4 हफ्तों के लिए कितना अमाउंट रिक्वायर्ड होगा वो हम लोग अमाउंट कैलकुलेशन में लिखेंगे, पीरियड इंटू अमाउंट। 30,000 इंटू 4 दैट इज 1,20,000 विल बी द ओवरऑल रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट अमाउंट फॉर द पर्पज ऑफ फिनिश गुड्स। अब फिनिश गुड्स के लिए हम लोग कौन सी कॉस्ट कंसीडर करते हैं, टोटल फैक्ट्री कॉस्ट जो होगी वो हमारी कॉस्ट पर यूनिट हम लोग कंसीडर करते हैं, विच इज 60,000 इन दिस सम। एंड फॉर WIP वी कैलकुलेटेड इट एज 45,000। ये कैलकुलेशन बेसिक इन्वेंट्री के तो हमारे मिल चुके। डेटर्स के बारे में, डेटर्स की कैलकुलेशन के लिए भी 2 मेथड्स है, जब तक क्वेश्चन में बोला ना जाए तब तक हम लोग टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स हम लोग कंसीडर करते हैं। और टोटल सेल्स इज इक्वल टू क्रेडिट सेल करने के बाद जो डेटर्स का पीरियड रहेगा, होल्डिंग पीरियड या सेटलमेंट पीरियड रहेगा, कलेक्शन पीरियड जो है, कलेक्शन टाइम जो है, वो डेटर्स का क्वेश्चन में दिया है। द डेटर्स एंजॉय अ क्रेडिट ऑफ 10 weeks, राइट। डेटर्स कितने 10 weeks, 10 महीने लगते हैं कलेक्शन करने के लिए। और क्रेडिट सेल जो हमारा टोटल सेल कंसीडर करेंगे हम लोग, यहां पर वो होगा 1 लाख रुपीज। अल्टीमेटली जो आंसर हमें मिलेगा, अल्टीमेटली जो आंसर हमें मिलेगा वो होगा 10 into 1 lakh will be the 10 lakh for the debtors। इनके अलावा असेट्स में तो कोई आइटम दूसरा नहीं था, ना ही प्रीपेड एक्सपेंसेस थे, ना ही बिल्स रिसीवेबल थे, ना ही कुछ एडवांसेस थे। तो ऐसे कोई भी असेट्स नहीं है, तो उन्हें हम लोग यहां पर ही कैलकुलेशन खत्म करेंगे असेट्स के लिए।
इन सभी की टोटल जो 14,50,000 हमें मिली है, इन सभी के लिए जो टोटल 14,50,000 हमें मिली है वो हमारे लिए होगी टोटल करंट असेट्स। नेक्स्ट आते हैं करंट लायबिलिटी के लिए। अगेन करंट लायबिलिटी के लिए पीरियड और अमाउंट का कैलकुलेशन सिमिलर तरह से हम लोगों को करना है। पीरियड क्वेश्चन में से मिलेगा, अमाउंट हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट करके रखी है। करंट लायबिलिटीज में आने वाले जो आइटम्स हैं उनमें पहला आइटम आएगा क्रेडिटर्स, हमेशा याद रखना। अब करंट लायबिलिटी कंसीडर करते हो क्रेडिटर्स के लिए जो रॉ मटेरियल की वैल्यू होगी, वो टोटल रॉ मटेरियल की जो वैल्यू होगी वही हमारे लिए बन जाएगी क्रेडिट परचेस। तो अमाउंट जो है वो 30,000 रुपीज यहां पर हम लोग रॉ मटेरियल के लिए कंसीडर करेंगे। और जो पीरियड दिया हुआ है, ये पीरियड हमारे लिए कितना होगा, तो क्रेडिट परचेस के लिए क्वेश्चन में देखो पीरियड कितना दिया हुआ है। जैसे डेटर्स के लिए 10 था, वैसे क्रेडिटर्स के लिए कितने वीक का पीरियड दिया हुआ है। और क्रेडिटर्स के लिए पीरियड दिया है हमें क्वेश्चन में, debtors enjoy a credit 10 weeks and a company gets a credit from the suppliers for a 4 weeks। 4 महीने का क्रेडिट दिया हुआ है, तो यहाँ पे 4 हमारे लिए आंसर आ जाएगा। 4 वीक्स पीरियड के लिए और 30,000 ये हमारा रेट है एक हफ्ते के लिए, अल्टीमेटली 1,20,000 विच इज सिमिलर टू द रॉ मटेरियल। ऐसा सिमिलर रहेगा क्या हमेशा? नहीं, वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के बाद में लायबिलिटी में आने वाले 2 आइटम्स हम लोगों ने क्वेश्चन रीड करते वक्त देखे थे, विच आर वेजेस एंड अदर एक्सपेंसेस आर पेड आफ्टर अ लैग ऑफ 2 वीक्स। मतलब वेजेस ये 0.4, वेजेस। अब वेजेस ये कौन से वेजेस हैं, तो ये हमारे आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं जिन्हें हम लोग 2 हफ्तों के बाद में पे करते हैं, तो 2 हफ्तों का ये हमारा पीरियड होगा। और 5th नंबर पॉइंट जो है वो हमारे ओवरहेड्स के लिए है, ओवरहेड्स, और ये भी हमारे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग ओवरहेड्स, इनके लिए भी 2 हफ्ते। अब इनके लिए रेट कौन सा अप्लाई करें, ऐसा अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो रेट हमेशा जो हम लोगों ने कॉस्ट स्ट्रक्चर में कैलकुलेट करके रखा था, देखो ग्रीन कलर में और यहाँ पर भी ग्रीन कलर में मैंने दिखाया था, तो वही रेट हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, राइट। ओवरऑल रेट जो मिलेगा हमें आउटस्टैंडिंग वेजेस के लिए और लेबर के लिए वो 10,000 है और 20,000 रुपीज है, राइट। 10,000 एंड 20,000। डन। इसके अलावा कोई अदर लायबिलिटी हमारे पास में है क्या, तो क्वेश्चन रीड करते वक्त ऐसी लायबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए या ऐसे आइटम फाइंड आउट करने के लिए जो पीरियड दिए हुए, टाइम दिए हुए वो सभी हो चुके हैं क्या, वो देख लेना। अगर कोई बाकी है तो वो हमारी एक तो असेट होगी या फिर लायबिलिटी होगी। ठीक है। ओके, ओवरहेड्स के लिए कितना है, द वेजेस 2 वीक्स। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे अगले कैलकुलेशन के लिए। अगला कैलकुलेशन करने से पहले ये जो वीक है वो हम लोगों को कंफर्म करना है। रॉ मटेरियल के लिए हो चुका है, देन अदर एक्सपेंसेस, वेजेस और अदर एक्सपेंसेस, इनके लिए 2 वीक्स का भी हो चुका है। डेटर्स और क्रेडिटर्स 10 एंड 4 वीक्स भी हो चुके हैं। प्रोसेसिंग टाइम जो 2 वीक्स का था वो भी कंप्लीट है, और फिनिश गुड्स के लिए जो 4 वीक्स था वो भी हमारा यहाँ पर कवर्ड है, राइट। तो अल्टीमेटली जो टोटल असेट्स और टोटल लायबिलिटीज हमारी है वो कैलकुलेट करनी थी, तो वो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखी है। ओके, तो टोटल करंट असेट्स माइनस टोटल करंट लायबिलिटी, हमें एक्चुअल फिगर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायर्ड बोली 12,70,000।
क्वेश्चन में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दी थी कंटिंजेंसीज के लिए, वो क्या थी? प्रिपेयर अ वर्किंग कैपिटल एस्टिमेट अलाउिंग फॉर 15% कंटिंजेंसी, मतलब जितना हमारा वर्किंग कैपिटल होगा उसका 15% एडिशनल हम लोग वहां पे प्रोविजन करके रखेंगे। तो 12,70,000 में हम लोग 15% ऑफ 12,70,000 ऐड करेंगे फॉर कंटिंजेंसी। ऐसा क्यों? तो शायद से कुछ रेट में प्लस या माइनस होने की वजह से, या फिर कोई छोटे मोटे एक्सपेंसेस की ऐड लेस होने की वजह से ये डिफरेंस आ सकता है, जो हमें पता नहीं आएगा भी या नहीं, विच इज हैपनिंग ऑन सर्टेन इवेंट और नॉट। ठीक है, तो उसका 15% जो कुछ भी होगा तो वो हम लोग यहां पर वहां पे ऐड बैक कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो इनटू 15%, 1,90,500 प्लस 12,70,000 जो पहले से हमारा रिक्वायरमेंट है, टोटल 14,60,500 का ओवरऑल रिक्वायरमेंट हमारा है। ये हमारा स्टेटमेंट में से मिला हुआ आंसर है, विच इज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। इसके बेसिस पे हमें टंडन कमेटी के हिसाब से, रिकमेंडेशंस के हिसाब से मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस फाइंड आउट करना है, जिसके लिए फॉर्मूलाज 3 अलग अलग क्राइटेरिया में आते हैं। पहला क्राइटेरिया, जहां पर बिजनेस की रिस्क जो होगी वो लो रिस्क होगी, दूसरी मीडियम और तीसरी हाई रिस्क अगर होती है तो। इसमें आने वाले अलग अलग फॉर्मूलाज में जो वैल्यूज है वो रिक्वायर्ड वैल्यूज हमारे कैलकुलेट करके हो चुकी है। पहली करंट असेट, टोटल करंट असेट जो हमारी थी वो थी 14,50,000, 14,50,000। दूसरी वैल्यू जो है वो है हमारी करंट लायबिलिटी, और करंट लायबिलिटी हम लोगों ने कैलकुलेट की थी, दैट इज 1,80,000, राइट, 1,80,000। कोर करंट असेट, अब ये कोर करंट असेट है क्या? तो कोर करंट असेट के लिए परसेंटेज जो दिए थे वो क्वेश्चन में दिए हैं, दैट इज 25% इज अ कोर करंट असेट। ये 25% हमेशा किसके होंगे? तो टोटल करंट असेट के 25% विल बी द कंसिडर एज अ कोर करंट असेट। सो 25% ऑफ 14,50,000, 14,50,000, द आंसर विल बी 25% ऑफ कितना होगा? 3,62,500। कैलकुलेशन के पर्पज से हमें याद रखना है कि इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में हमें एक जगह पे करंट असेट और कोर करंट असेट इन दोनों का डिफरेंस भी कैलकुलेट करके रखना है, जिनका 75% हमें कैलकुलेशन हाई रिस्क जब होगी तब इस्तेमाल करना है। तो ये भी हमें यहां पे कैलकुलेट करके रखना है, द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट एंड कोर करंट असेट, द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट एंड कोर करंट असेट। और ये डिफरेंस किस तरह से कैलकुलेट होगा? सॉरी, करंट असेट है हमारी 14,50,000 माइनस कोर करंट असेट 3,62,500, and the value will be the difference value, which is 10,87,500। कंफर्म करो और चैट बॉक्स में एंटर करो 10,87,500, राइट। अब इन वैल्यूज को हमें फॉर्मूलाज में पुटअप करना है। पहली लेवल, अगर बिजनेस की लेवल लो होती है तो, कम रिस्क है तो ज्यादा फंडिंग प्रोवाइड होनी चाहिए।
तो डिफरेंस के लिए फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी इंटू 75%, जो ऑलरेडी हम लोगों ने यहां पे वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट करके रखा था, राइट। तो ये करंट एसेट और करंट लायबिलिटी यहां पर कैलकुलेट करते वक्त जो फंडिंग्स है, उन फंडिंग्स के लिए ये जो रिक्वायरमेंट है, ये रिक्वायरमेंट हमारी टोटल रिक्वायरमेंट है, लेकिन फॉर्मूला कहता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी ही लेनी है। तो यहां पर कैलकुलेट करते वक्त क्या हम लोग 1270 ले या 1460 500 ले, तो यहां पर हमेशा 1270 ही कंसीडर करना है। कंटिंजेंसी ये हमारी रिक्वायरमेंट है, वो एडिशनल रिक्वायरमेंट है, लेकिन फंडिंग्स कब मिलेगी, जो तुम्हारी असेट होगी, जो तुम्हारी नेट करंट असेट होगी, उसी के बेसिस पे मिलेगी, राइट। तो 12,70,500 into 75%, 12,70,500 into 75%, एंड आंसर आप लोग चैट बॉक्स में एंटर करोगे। वेरी गुड, 9,52,500, 9,52,500, वेरी गुड आंसर। ओके ओके, तीनों का, ध्रुव ने तो तीनों का कैलकुलेट करके दिया। चलो, और किसी को कैलकुलेट करते आता है कि एक बार चेक कर लो, तब तक मैं यहाँ पे फॉर्मूलाज लिख के रखता हूं और हम लोग बाद में इनकी वैल्यूज कंपेयर करेंगे, जो आप लोगों ने आंसर दिया उसी के लिए। चलो, तो सेकंड के लिए क्या फॉर्मूला बनेगा, सेकंड के लिए 75% ऑफ द करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी, 75% ऑफ करंट असेट कितनी है, 14,50,000 माइनस करंट लायबिलिटी 1,80,000, और लास्ट 75% ऑफ द कोर करंट असेट, सॉरी, एंड द डिफरेंस बिटवीन द करंट असेट एंड कोर करंट असेट, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करके रखा है। तो 75% ऑफ 10,87,500, 10,87,500 माइनस करंट लायबिलिटी 1,80,000, और इसमें से जो बोल्ड फिगर हम लोगों ने यहां से लिए वो है डिफरेंस। सो द वैल्यू विल बी, पहले का 952,500, दूसरे का आया आंसर 907,500, और तीसरे का आंसर आया 635,625। तो ये था हमारा मैक्सिमम परमिसिबल बैंकिंग फाइनेंस। कौन कौन से लेवल पे, लो, मीडियम एंड हाई रिस्क, अलग अलग लेवल्स पे। गॉट इट एवरीवन? चलो, थैंक यू।